ओके बेटे, फंक्शंस का जो बेसिक्स है वो मैंने बीएससी को करवाए थे। लेक्चर 1 2 3 बीएससी 3 का देख लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ है सब कुछ, फंक्शन क्या होता है, और मैंने वो बताया हुआ है कि उसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ कवर करा हुआ है। इनफैक्ट 1 1 ऑन 2 भी समझाया हुआ है, सब देख लेना, वो आपके काम भी आएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्स क्या होते हैं। बाउंड्स के लिए बेटा आपके पास एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का। मान लो एक एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, 1 2 3 4 5, ये आपके पास कोई रियल नंबर्स का सबसेट है। बाउंड होता है, बाउंड मतलब बेसिकली रोक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सेट को रोक लगी हुई है, ऊपर से सेट को किसने रोक लगाई है, 5 ने, तो 5 इसका अपर बाउंड हो गया। नीचे से इस सेट को किसने रोक लगाई है, 1 ने, तो 1 इसका लोअर बाउंड हो गया। तो बेसिकली बाउंडेड अबव सेट इज, जो ऊपर से किसी ने रोक लगाई हो तो बाउंडेड अबव सेट, नीचे से किसी ने रोक लगाई हो तो बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड एक ऐसा रियल नंबर होगा जो सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा। 5 देख रहे हैं, 5 सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा है या 5 5 के इक्वल है, तो अपर बाउंड हम बोलेंगे अपर बाउंड इज सच अ रियल नंबर के रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। यहाँ पर तो चलो नेचुरल नंबर है, जरूरी नहीं कि 5 ही हर बार आए, 5/2 भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो के कोई रियल नंबर है सच दैट एक्स जो है वो के से स्मॉल है या इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आपका सेट एस। फॉर ऑल मतलब हर एक एलिमेंट, एक्स बिलोंग टू एस मतलब सेट के हर एक एलिमेंट के लिए के जो है वो एक्स से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो हम कहेंगे के इज अपर बाउंड, या हम बोलेंगे सेट इज बाउंडेड अबव। यही बाउंडेड बिलो के लिए या लोअर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड के लिए हम कहेंगे कि कोई भी रियल नंबर एल होगा, कोई एक रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, सम देयर एग्जिस्ट लगाना चाहिए था, कि एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एक्स जो होगा अब उल्टा करना है, एल स्मॉल रहेगा, तो कहेंगे एल हमारा लोअर बाउंड है, ठीक है। एल लोअर बाउंड है और ये सेट क्या बन गया, बाउंडेड बिलो, और ये वाला सेट क्या बना था, बाउंडेड अबव। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, ये यहाँ पर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों है, दोनों तरफ से बाउंडेड सेट है, तो हम जनरल में इसको बोल देते हैं बाउंडेड सेट, ठीक है। आई होप आपको बाउंड्स क्लियर हो गए हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ठीक है। ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये तीनों पॉइंट्स मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड मतलब आपके जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे लीस्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 अगर अपर बाउंड है तो 6 भी तो अपर बाउंड है, ठीक है। जो बाउंड होता है वो जरूरी नहीं कि सेट को बिलोंग करे, सेट के बाहर से भी ले सकते हैं। 6 भी अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है, इनफैक्ट उससे बड़े सभी नंबर्स अपर बाउंड्स हैं ना, बट उनमें से सबसे लीस्ट क्या है, 5। सो 5 इज़ योर लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली लोअर बाउंड 1 है तो 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, बट उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, GLB। GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज़ 1 हेयर, लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा, और अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड वो है आपका 5, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन मेरी वर्ड्स में क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है ये, ठीक है। मेरे वर्ड्स में तो क्लियर हो गया होना चाहिए। लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबव। तो लीस्ट अपर बाउंड सिर्फ उसी सेट का एग्जिस्ट करेगा जो बाउंडेड अबव होगा। ऑब्वियसली बाउंडेड अबव होगा तभी उसके अपर बाउंड्स आएंगे, अगर अपर बाउंड्स आएंगे तभी तो उनमें से लीस्ट निकालोगे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर u विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ s। एक ऐसा रियल नंबर जो सभी अपर बाउंड्स में से स्मॉलेस्ट हो, दैट इज u शुड बी स्मॉलर देन u डैश। u डैश कैन बी एनी अदर अपर बाउंड, u इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी बुला देते हैं, सुप्रीमम, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं SUP, ठीक है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट लीस्ट अपर बाउंड इज़ ऑलवेज यूनिक, दो नहीं आएंगे, हमेशा यूनिक होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन में आपका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो ग्रेटर रहेगा हमेशा दूसरे लोअर बाउंड से, और उसको हम इन्फिमम बुलाते हैं, और ये भी यूनिक होता है। आई होप आपको क्लियर है। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं मॉडुलस के, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, आप इनको दोबारा पढ़िए। कोई भी रिजल्ट में कोई भी डाउट रहता है तो आप यू कैन आस्क मी इन ईदर कमेंट सेक्शन बिलो यूट्यूब में, और यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक फंक्शन है, फंक्शन आप क्या है ये आप पढ़ चुके होंगे, अभी तक वीडियो में देख चुके होंगे। सो फंक्शन बेसिकली, सीक्वेंस एक फंक्शन ही है, बट एक ऐसा फंक्शन है जिसका क्या कहते हैं, डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है। सो फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन कैन बी एनीथिंग, एक्स इज अ सीक्वेंस। और रियल सीक्वेंस क्या है, जिसमें एक्स, जिसमें कोडोमेन
आर हो जाए उसको रियल सीक्वेंस बोलते हैं, जिसमें कोडोमेन कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है कि हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं सिर्फ रियल सीक्वेंसेस के साथ, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के साथ अभी हम डील नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो बुक में हम डील करेंगे एक ऐसे फंक्शन के साथ जिसकी डोमेन n होगी और कोडोमेन r होगी। अब लिखते कैसे हैं सीक्वेंस को लिखते हैं बेटा स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ। ठीक है, हम इसको लिखेंगे स्मॉल a के साथ या स्मॉल f के साथ। ठीक है, और a1 का मतलब होगा सीक्वेंस की पहली टर्म, क्योंकि a जो होगा एक फंक्शन होगा ना n टू r, a1 का मतलब होगा n को 1 पुट किया और तो क्या आंसर आया वो a1 है। a2 मतलब n को 2 पुट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर ही पुट करना है ना, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो क्या आया a3 मतलब थर्ड टर्म, मतलब 3 को n को 3 पुट करने पे क्या आया। तो जनरल में हम उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे an। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास फंक्शन था a n टू r डिफाइंड एज an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो a1 क्या बन जाएगा, 1 पुट कर दो, 1 अपॉन, ठीक है, ये बनेगा 2 अपॉन 3, ये बनेगा 3 अपॉन 4। तो जनरल में an है उसको ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस को, ये हमारा सीक्वेंस है, ये उसकी पहली टर्म है, ये उसकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये उसकी nth टर्म है, ये उसकी nth टर्म है। सीक्वेंस को इस तरह से ब्रैकेट में आप लिखते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बट मैं मोस्टली यही वाला जो है टर्म यूज़ करूँगी, यही वाली नोटेशन यूज़ करूँगी। या उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं सीक्वेंस को, जिसकी टर्म्स हैं a1 a2 a3 an एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गई आपकी अनदर डेफिनेशन, अ सेट ऑफ नंबर्स सच दैट टू एवरी पॉजिटिव n इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ नंबर an इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस बेसिकली जो पुट करने पे आंसर्स आ रहे हैं ना a1 a2 a3, ये रेंज ही है। ठीक है, ये रेंज होगी सीक्वेंस की। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, अगर an इक्वल टू n लिया हुआ है तो सीक्वेंस बनेगा 1 2 3 4, 1 बाय n है तो सीक्वेंस बनेगा 1 1 बाय 2 1 बाय 3, -1 की पावर n है तो सीक्वेंस 1 पुट करने पे -1, 2 पुट करने पे 1, 3 पुट करने पे -1, 4 पुट करने पे 1, ऐसे सो। सिंपली रेंज, अब सेट, रेंज एक सेट होता है, सेट में आप एलिमेंट्स रिपीट करके नहीं लिख सकते, तो नॉन रिपीट करके लिखें तो सिर्फ 2 ही आंसर्स हैं, -1 एंड 1, तो रेंज आपकी बनी -1 एंड 1। इस सीक्वेंस का क्या आंसर आएगा, इसको कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। रेंज हर बार सेम रहेगी, सी 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 सी, कुछ भी पुट कर लो, सी पे एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सी रहेगी, तो आपका सी 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 सी। तो रेंज आप इतनी बार, ये बार बार सी रिपीट नहीं करोगे, आप लिखोगे सिंगलटन सी, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं डिफरेंट पुट करके। ठीक है, mth और nth टर्म को लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं am और an। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ लेना भी। ठीक है, इसके बाद नोट 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, बट रेंज में फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ये देखो, टर्म्स तो बढ़ती जा रही थी बट रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट्स गए, टर्म्स तो बढ़ती जा रही थी बट रेंज में सिर्फ 1 एलिमेंट गया। तो रेंज फाइनाइट हो सकती है बट नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट। अब वैसे तो हम जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो फर्स्ट टर्म से शुरू कर रहे हैं a1 से, लेकिन समटाइम्स सीक्वेंस को 0th टर्म से भी शुरू कर दिया जाता है, दैट इज़ a0, इसको a0 बोलते हैं, ये a0 भी बोल सकते हैं। दैट इज़ an n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब मेंशन कर दिया होगा कि n की वैल्यू आपको 1 से ना शुरू करके 0 या 0 से बड़ी लेनी है। सिमिलरली आप कई बार सीक्वेंस को किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर से भी शुरू कर सकते हैं। फिर जिस पॉजिटिव इंटीजर से आप शुरू करेंगे, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m है। मान लो 5 से शुरू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे an n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 5 से शुरू करने के केस में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ गया इक्वल सीक्वेंसेस। क्या होते हैं, 2 सीक्वेंसेस इक्वल तब बनेंगे जब उनकी रेंजेस इक्वल होंगी। जैसे कि ये देखिए, नहीं मेरे को लगता है, एक मिनट रुको, 2 सीक्वेंसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ़ an इज इक्वल टू bn फॉर एवरी n, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, इफ़ रेंजेस ऑफ 2 सीक्वेंसेस आर इक्वल इवन देन द सीक्वेंसेस मे नॉट बी इक्वल। अब मैंने गलती से बोल दिया था कि रेंजेस इक्वल होंगी तो सीक्वेंसेस इक्वल हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि रेंजेस इक्वल हो जाए बट सीक्वेंसेस इक्वल ना बने। सीक्वेंसेस इक्वल होने के लिए उनकी हर एक टर्म, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म और दूसरी की फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम। बट यहाँ पर आप देखिए, अगर हम an ये ले लें bn ये ले लें तो दोनों की रेंज तो -1 1 ही बनेगी।
पॉसिबल आंसर्स -1 1 ही आ रहे हैं दोनों के, लेकिन दोनों सीक्वेंसेस इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी पहली टर्म -1 बनती है और इसकी पहली टर्म 1 बनती है, ठीक है ना। सो A1 B1 इज़ नॉट इक्वल, हैंस द सीक्वेंसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसके बाद बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस नेक्स्ट